हाँ भाई, स्वागत है आप सभी का पीजी फाउंडेशन क्लासेज पे। ठीक है भाई, अपन अपना 11th क्लास का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, और उसी में अपन आगे करते हैं कंटिन्यू उसी को। ठीक है, तो लास्ट जो अपना लेक्चर था उस लेक्चर में अपन ने जो भी अपने टॉपिक्स थे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति या फिर 1D मोशन बोलते हैं, उसी के अंदर अपन ने एक समान त्वरित गति जाना था कि एक समान त्वरित गति होती क्या है, यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन बोलते हो जिसको। ठीक है, तो अपन ने जाना था अगर त्वरण का मान, अगर कोई पार्टिकल है अगर मोशन कर रहा है जिसका त्वरण क्या हो, परिमाण और दिशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, एक समान त्वरित गति बोलेंगे। तो उस एक समान त्वरित गति या शुद्ध गति की बोलते हैं जिसको, उसके लिए अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन देखी थी। कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन थी, तो अपन ने दो टाइप से इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था जिनको न्यूटन की गति के समीकरण भी बोलते हैं। एक न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण, एक न्यूटन की गति का सेकंड समीकरण, ठीक है, और एक थर्ड समीकरण था। उनके बारे में अपन ने चर्चा की थी। उसी में अपन आगे करते हुए मैंने आपको ये बता दिया था कि उनको दो टाइप से ड्राइव किया था। दो टाइप से ड्राइव किया था, एक तो अपना ग्राफिकल मेथड से और एक अपना इंटीग्रेशन मेथड बोलो या कलन विधि के नाम से। अगर जो थर्ड अपन मेथड की बात करते हैं, उस मेथड में अपन बात करेंगे कि अपना जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है ना, गणितीय विधि, उसके द्वारा मैं फिर से आपको वही इक्वेशन है ना ड्राइव करने की कोशिश करेंगे अपन। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है किसी एक मेथड का नाम देके कि भाई ग्राफीय विधि से निकालो, है ना, कलन विधि से निकालो, मैथमेटिकल विधि से निकालो। इक्वेशंस वही आने वाली, कोई चेंज नहीं आएगा, बाकी फर्क इतना अपन को अलग अलग मेथड से यूज करना है। ठीक है, तो उसी में अपन आगे चलते हैं और मैं डिस्कस करता हूं आपसे मेथड कौन सा, गणितीय विधि। ठीक है, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो लिख देता हूं मैं एक बार। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था एक समान त्वरित गति के समीकरण। एक समान त्वरित गति के समीकरण, एक समान त्वरित गति के समीकरण, ये अपना टॉपिक चल रहा था भाई, एक समान त्वरित गति के समीकरण। और उस समीकरण में अपना थर्ड मेथड है, अपना थर्ड मेथड कौन सा है भाई, तीसरा जो मेथड है अपना वो अपना थर्ड मेथड है। और थर्ड मेथड की अगर मैं बात करूं तो अपने पास जो थर्ड मेथड है वो गणितीय विधि है। वो अपने पास क्या है भाई, गणितीय विधि है। उस मैथमेटिकल मेथड से अपन को इक्वेशन निकालनी है यहाँ पे भाई, वो देखना है अपन को। ठीक है, और मैथमेटिकल मेथड से मैं बात करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो अपन बोलते हैं उसको न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण भाई, न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण। और फर्स्ट समीकरण निकालने की कोशिश करेंगे, और कौन से मेथड से भाई, मैथमेटिकल मेथड से। तो मैथमेटिकल मेथड से जब अपन इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो अपन यही मान लेते हैं कि कोई बॉडी है जो स्मॉल ए एक समान त्वरण से गतिशील है। ठीक है ना, त्वरण अपन ने क्या मान रखा है, स्मॉल ए की बात कर रहा हूँ, है ना। अर्थ पे लीनियर मोशन हो रही है 1D के अंदर, अगर अप एंड डाउन होती तो ग्रेविटी का लेते अपन जी, वो मैं भी आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन अपन मान लेंगे कि ए क्या है, एक समान त्वरण है। एक समान त्वरण का मतलब त्वरण का परिमाण और डायरेक्शन क्या है, चेंज नहीं हो रही, त्वरण का परिमाण और डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे, माना एक कण एक समान त्वरण, एक कण एक समान त्वरण, एक कण एक समान त्वरण स्मॉल ए से गतिशील है, स्मॉल ए से गतिशील है। ठीक है भाई, स्मॉल ए से क्या कर रहा है, वो गति कर रहा है, और वो कैसा है, एक समान है। आगे मानता हूं, माना किसी समय t1 पर, माना किसी समय t1 पर कण का वेग, कण का वेग, और कण का वेग कितना है भाई v1, तथा समय t1 पर कण का वेग v1 तथा स्थिति उसकी जो पोजीशन है वो x1 पर है, स्थिति x1 पर है। इसी प्रकार अपन ने बात की किसी समय t2, इसी प्रकार किसी समय स्मॉल t2 पर, किसी समय स्मॉल t2 पर कण का वेग स्मॉल v2 तथा स्थिति उसकी कितनी मान ली अपन ने, x2 मान लेते हैं भाई,
स्थिति कितनी है उसकी, x2 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने क्या माना, त्वरण क्या है, एक समान त्वरण है, तभी तो अपन एक समान त्वरित गति यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन पढ़ रहे हैं, उसके अंदर अपन इक्वेशन से निकाल रहे हैं। ठीक है भाई, तो अपन ने मान लिया त्वरण क्या है, एक समान है, तो एक समान का मतलब ये हो गया उसका परिमाण और डायरेक्शन क्या होगी, चेंज नहीं होगी। तो अपन ने मान लिया कि किसी समय t1 पर उसका वेग है v1, स्थिति x1 पर था, और किसी समय t2 के बाद वही पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है v2 और उसकी पोजीशन कितना हो जाता है x2 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन आगे की बातें करते हैं। तो देखो भाई, अपन ने पढ़ा था क्योंकि त्वरण की परिभाषा से, भाई अपने पढ़ा था चूंकि त्वरण की परिभाषा से, भाई त्वरण की परिभाषा से अपने पढ़ा था वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो ए इक्वल टू अपन कितना, वेग में परिवर्तन में डेल्टा वी अपॉन कितना, डेल्टा टी। इसको लिख सकता हूं v2 माइनस वी1 अपॉन कितना, t2 माइनस कितना, t1। ठीक है, यहां तक अपन ने त्वरण की परिभाषा यूज की, जिसको मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूं कि वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, त्वरण होती है। ठीक है, अगर मैं मानूं यहाँ पे अपने पास आ गया, इधर से मैं वैल्यू निकालना चाहूं, यहाँ से v2 माइनस वी1 इक्वल टू कितना बन जाएगा a, और ये बन जाएगा कितना t2 माइनस कितना t1। नंबर कितना, कोई एक नंबर अपना इक्वेशन से आ गया। अगर इस इक्वेशन में मैं कंडीशन लगाता हूं, यदि कंडीशन कुछ इस टाइप से हो, t1 इक्वल टू कितना हो 0, तो वेग v1 अब की जगह अपन मान लेते हैं u, और जब t2 इक्वल टू कितना हो t, तो वेग कितना हो जाएगा v2, और v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्मॉल v हो जाएगा। इसमें मैंने कंडीशन यूज कर ली कि टाइम t1 जो अपन ने t1 माना था वो टाइम कोई 0 हो गया, तो जो इनिशियल वेग होगा, प्रारंभिक वेग पार्टिकल का, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग बोलते हैं भाई। इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग बोलते हैं। ठीक है, पार्टिकल का कौन सा वेग, प्रारंभिक वेग बोलते हैं भाई। इनिशियल वेलोसिटी जिसको स्मॉल यू से लिखता हूँ, वेक्टर लिखूंगा तो वेक्टर लगा दूंगा। ठीक है, वेलोसिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है भाई, और t2 मैंने मान लिया टाइम t हो गया, जो v2 फाइनल वेग हो गया, अंतिम वेग बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलेंगे, अंतिम वेग। इसको अपन बोलेंगे भाई अंतिम वेग। यहां समीकरण एक में उपयोग करने पर, इन सब का समीकरण 1 में मैं उपयोग करता हूं भाई, इनका उपयोग करने पर इन सब का मैंने समीकरण 1 में उपयोग किया, तो ये बन गया कितना, ये v बनेगा, ये माइनस u बनेगा, और ये कितना e, और t माइनस कितना बन जाएगा 0, तो v माइनस u, और ये बनेगा कितना भाई at, और v इक्वल टू कितना बन जाएगा u प्लस कितना at। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये बनेगा v वेक्टर, इधर बनेगा u वेक्टर प्लस कितना a वेक्टर t। तो ये अपना न्यूटन्स की गति का फर्स्ट समीकरण है। ठीक है भाई, ये क्या आ गया, अपना प्रथम समीकरण आ गया। कौन सा समीकरण आ गया, ये प्रथम समीकरण। कल भी पढ़ा था अपन ने ऐसे कैसे, ये क्या आ गया, न्यूटन की गति का फर्स्ट समीकरण आ गया। ठीक है, अगर अपन अब सेकंड समीकरण निकालें, ठीक है, फर्स्ट समीकरण अपन ने कुछ नहीं माना था भाई, स्टार्टिंग में फिर से बता देता हूं मैं। अपन ने एक समान त्वरण की बात की, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, एक समान त्वरित गति। एक समान त्वरित गति मैंने कल पढ़ाया था आपको कि त्वरित गति एक समान क्या होती है, कि त्वरण का मान, परिमाण बोले तो, और दिशा समय के सापेक्ष चेंज नहीं होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, नियत होना चाहिए, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एक समान त्वरित गति बोलते हैं। अपन ने मैथमेटिकल रूप से पढ़ रहे हैं, तो मैंने मान लिया किसी टाइम t1 पर पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है, पोजीशन x1 है, t2 टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी v2 और पोजीशन कितना है x2 है। तो अपन ने त्वरण की परिभाषा यूज की यहाँ पे। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, तो वेग में चेंज कर दिया v2 माइनस वी1 अपॉन कितना t2 माइनस कितना कर दिया t1 कर दिया। यहाँ से v2 माइनस वी1 इक्वल टू कितना a t2 माइनस t1। इसमें नंबर 1 में मैंने कुछ कंडीशंस यूज किए हैं भाई। अगर टाइम अपन t1 इक्वल टू 0 मान के चले तो वेलोसिटी पार्टिकल की कितनी हो जाएगी, q हो जाएगी, जिसको पार्टिकल का अपन कण का प्रारंभिक वेग बोलते हैं। ठीक है, अगर t2 इक्वल टू t लिया तो v2 इक्वल टू अंतिम वेग कितना हो जाएगा, v इसमें लिखा मैंने v माइनस यू ए टी माइनस 0 at बन जाएगा। इसका इधर पक्षांतरण किया तो v इक्वल टू यू प्लस at, तो v वेक्टर इक्वल टू बन गया u वेक्टर प्लस at वेक्टर। ठीक है, तो ये अपना पहला समीकरण आ गया। नेक्स्ट चलते हैं अपन सेकंड समीकरण की बात करते हैं भाई। सेकंड समीकरण की बात कर लेते हैं अपन यहां से। तो देखेंगे अपन यहां न्यूटन की गति का द्वितीय समीकरण भाई। न्यूटन की गति का द्वितीय समीकरण की बात करते हैं अपन।
तो देखेंगे कैसे ड्राइव करते हैं इसको मैथमेटिकल रूप से। देखना भाई, अपन ने औसत का फॉर्मूला पढ़ा था, औसत वेग, ठीक है, जो मैंने नोट लिखवाए थे उसके अंदर मैं बता रहा हूं, अपन ने औसत वेग ऐसा पढ़ा था भाई, वी एवरेज, और वी एवरेज था V1 प्लस कितना V2 अपॉन कितना 2, ठीक है। राशियों को बेटा राशियों की संख्या पढ़ते हो एक डेल्टा वी इंटरवल में। अगर ऐसा भी मैंने बताया था कि अगर टाइम इंटरवल सेम हो जाए, ऐसा एक फॉर्मूला पढ़ा है था मैंने, तो ये कितना बन जाएगा, वी एवरेज कितना V1 प्लस V2 बाई 2, और ये नंबर लिखा मैंने कोई एक नंबर लिखा इसके लिए, ठीक है भाई। अगर ये वी एवरेज है, ये वी एवरेज है, तो चूंकि अभी मैंने लिखा था प्रथम समीकरण से, भाई देखना प्रथम समीकरण से, फर्स्ट समीकरण में मैंने कैसे यूज किया, मैंने ऐसा पढ़ा है भी फर्स्ट समीकरण में V2 माइनस V1 इक्वल टू कितना A, और ये कितना T2 माइनस कितना T1। कोई दिक्कत है भाई? नहीं है। तो V2 की जगह मैं लिखना चाहूं तो V2 की जगह कितना लिख दूंगा, V1 प्लस A, और ये बन जाएगा T2 माइनस कितना T1, अगर ये कोई नंबर कितना 2, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से भाई, समीकरण 1 तथा 2 से वहां वैल्यू रखता हूं मैं V2 की, तो ये बनेगा V एवरेज, और V एवरेज कितना बनेगा भाई, यहाँ बना अपना V1, और इधर बन जाएगा कितना V1 प्लस कितना A, और ये बनेगा T2 माइनस T1 अपॉन कितना बन जाएगा भाई 2 बन जाएगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला यूज किया एवरेज का। एवरेज कहाँ से, मैंने नोट लिखवाए थे 2, उसमें फर्स्ट वाले नोट की मैंने कंडीशन देके लिखवाई थी आपको, ठीक है। तो V एवरेज कितना V1 प्लस V2 बाई 2 है ना, और अपन ने फर्स्ट समीकरण से V2 माइनस V1 इक्वल टू 8 T2 माइनस T1 पढ़ा है, वहां से V2 की वैल्यू निकाली मैंने, इसका इधर पक्षांतरण किया तो प्लस का बन गया, और नंबर 2 आ गया। नंबर 2 से नंबर 1 में मैंने V2 का मान रख दिया आपने, ठीक है भाई। तो देखो आगे क्या बनेगा, ये V1 कितना हो जाएगा 2V1 हो जाएगा, ये V एवरेज, तो ये बन गया कितना 2V1 प्लस A, और ये बन गया T2 माइनस कितना T1 अपॉन कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा, ठीक है भाई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो V एवरेज का एक फॉर्मूला और पढ़ा था अपन ने, V एवरेज का अपन ने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, V एवरेज कितना विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में कितना भाई परिवर्तन की दर। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या होता था, V एवरेज होता था भाई, विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या होता था, V एवरेज औसत होता था, ठीक है। तो V एवरेज की जगह मैं ये वाली वैल्यू भी रख सकता हूं, अगर इसको नंबर बोलूं मैं कितना 3, ये कोई नंबर 3 और ये कोई नंबर कितना है 4 है। समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से भाई, समीकरण 3 तथा 4 से ये क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा x2 माइनस कितना x1 अपॉन कितना T2 माइनस कितना T1, और ये बन जाएगा कितना भाई, ये बनेगा ये वाली वैल्यू अपने पास कितना 2V1 प्लस कितना A, और ये बन जाएगा कितना T2 माइनस कितना T1 अपॉन कितना भाई 2, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को यहीं रहने दो, है ना। अभी एक स्टेप और अलग अलग डिवाइड कर देते हैं एक बार, फिर नेक्स्ट स्टेप में करता हूं मैं वो काम। x2 माइनस कितना x1, ये बना कितना T2 माइनस कितना T1, इसको डिवाइड किया तो ये बन गया V1, और प्लस कितना बन जाएगा 1/2A, और ये बन जाएगा कितना T2 माइनस कितना T1, ठीक है भाई। इसका इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, x2 माइनस कितना आया x1 आया, ये कितना बन गया V1, और ये कितना T2 माइनस कितना T1 प्लस कितना 1/2A, और ये बन गया कितना T2 माइनस कितना T1 का होल स्क्वायर बन गया भाई, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आगे बात करते हैं तो देखो यहाँ इस वाले इक्वेशंस के अंदर मैं कुछ कंडीशंस यूज करूंगा जो मैं पहले कर चुका हूँ, हाँ, x2 माइनस x1 है ना, ठीक है। अगर x1 इक्वल टू x0 वही वाला अपना जो फॉर्मूला आएगा वही निकल के आएगा, इसमें मैं कंडीशंस यूज करता हूँ। यदि देखो भाई x1 इक्वल टू मैं मान लूँ कितना x0, और x2 इक्वल टू अगर वो 0 से स्टार्ट नहीं करे, ये इसको मान लो x मान लेता हूँ, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरा क्या हो गया, इसमें V1 इक्वल टू प्रारंभिक वेग को u मान लेता हूँ, और T1 इक्वल टू कितना मान लेता हूँ 0, और T2 इक्वल टू कोई क्या मान लेता हूँ t मान लेता हूँ, T2 इक्वल टू क्या मान लेता हूँ t। ये सारी कंडीशंस मैं इस वाली क्वेश्चंस के अंदर रखता हूँ भाई, ये सारी कंडीशंस इस वाली क्वेश्चंस के अंदर रखता हूँ। तो यहाँ बनेगा अपने पास x माइनस कितना x0, और ये बनेगा कितना भाई u, V1 की जगह u हो जाएगा, और u, और ये बनेगा t माइनस 0 प्लस कितना
हाफ ए और ये बनेगा कितना टी माइनस जीरो का स्क्वायर। ठीक है, ये बना कितना x माइनस एक्स नॉट और ये बना कितना u, ये बन गया t प्लस कितना हाफ और ये बन गया कितना ए टी स्क्वायर। और इसी को अपन डिस्प्लेसमेंट बोलते थे, विस्थापन s इक्वल टू कितना x माइनस कितना एक्स नॉट। तो इसी को लिख दूंगा s इक्वल टू कितना यू टी प्लस कितना भाई हाफ ए टी स्क्वायर। और ये नंबर अपना दूसरा समीकरण निकल के आया। नंबर कितने भाई 3 नंबर 4 नंबर। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूटन की गति का द्वितीय समीकरण। वो अपन ने कैसे निकाला, मैथमेटिकल फॉर्म से निकाला। ठीक है, और कल मैंने दोनों मेथड से और निकला, तीसरा मेथड है ये। ठीक है, आता वही समीकरण है, कोई चेंज नहीं आएगा, जैसे पहले आ रहा था वैसे ही आएगा। तो ये अपना सेकंड समीकरण है। ठीक है भाई, एस विस्थापन होता है यहाँ। अगर स्ट्रेट लाइन में चलेगा, सरल रेखा में पार्टिकल चलेगा तो विस्थापन किसके, दूरी भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, अगर जीरो से चल रहा है तो ठीक है, एक्स नॉट जीरो हो जाएगा। अगर किसी पोजीशन से चल रहा है तो उसको अपन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा पहले से। ठीक है, हर बात करता हूं मैं तीसरे समीकरण की भाई। तीसरे समीकरण की बात कर लेता हूं, न्यूटन की गति का तृतीय समीकरण। 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 और तीसरी समीकरण की जब मैं बात करता हूं, देखेंगे भैया आप तीसरे समीकरण से, तो अपन ने चूंकि पढ़ा है प्रथम समीकरण भाई, प्रथम समीकरण से, तो प्रथम समीकरण कैसा था अपने पास, v इक्वल टू यू प्लस ए टी था भाई। दोनों ओर वर्ग करने पर भाई, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर मैंने दोनों ओर क्या किया भाई, वर्ग कर दिया। तो इधर मुझे क्या मिला v स्क्वायर, इधर बना u प्लस कितना ए टी का स्क्वायर बोले तो a प्लस बी का स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर कैसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये बना इधर अपने पास v स्क्वायर, ये बना a स्क्वायर, ये बना अपने पास u का स्क्वायर प्लस कितना a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस कितना 2uat। ठीक है भाई, यहाँ से ये कंडीशंस निकल के आई अपने पास। अब अपन को यहाँ से उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर मैंने क्या किया, यहाँ से अपन को यहाँ देखना है ए टी स्क्वायर बनाना है। तो पहले मैंने 2a कॉमन निकाला इसमें से, सब में से। यहाँ से 2a बाहर आया तो यहाँ कितना बना ut प्लस, यहाँ 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड किया, डिवाइड वाला तो बाहर आ गया, ये बन गया कितना 2a के अंदर रह जाएगा ए टी स्क्वायर। और इसका अपन ने कितना पढ़ा था, विस्थापन पढ़ा था सेकंड समीकरण से, s इक्वल टू कितना ut प्लस कितना हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये बन गया कितना अपने पास v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस कितना 2as। इसको बोलते हैं अपन न्यूटन की गति का तृतीय समीकरण बोलते हैं। ठीक है भाई, न्यूटन की गति का तृतीय समीकरण बोलते हैं इसको अपन, तृतीय समीकरण बोलते हैं कि ये कौन सा समीकरण है, अपना तीसरा समीकरण है। ठीक है भाई, ये तो कब था, जब अपनी एक सरल रेखा के अंदर एक लाइन में मोशन होती है त्वरण a से स्मॉल, और त्वरण का मान क्या रहता है, समान, डायरेक्शन वगैरह परिमाण कोई चेंज नहीं होता, एक समान त्वरित गति। तो एक समान त्वरित गति के अपन ने 3 समीकरण पढ़े भाई। मैं एक बार लिख देता हूं, तो मैंने यहां लिख दिया एक समान त्वरित गति के समीकरण भाई, एक बार देखना, एक समान त्वरित गति के समीकरण, त्वरित गति के समीकरण, एक समान त्वरित गति के समीकरण। अपने पास फर्स्ट समीकरण निकल के आया p वेक्टर इक्वल टू कितना u वेक्टर प्लस कितना a वेक्टर कितना t, और सेकंड समीकरण आया s वेक्टर इक्वल टू कितना u वेक्टर t प्लस कितना हाफ a वेक्टर t स्क्वायर। और थर्ड समीकरण निकल के आया अपना v स्क्वायर इक्वल टू कितना u स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर s वेक्टर। ये अपने पास 3 समीकरण आए। लेकिन ये समीकरण कब लगेंगे अपने पास, कि पहली बात तो त्वरण कैसा होना चाहिए, एक समान त्वरण होना चाहिए। ठीक है, इनको लगाने के लिए अपन को क्या चाहिए भाई, फर्स्ट कंडीशन में लिख देता हूँ, a वेक्टर है जो कैसा होना चाहिए, एक समान त्वरण होना चाहिए। मतलब अगर त्वरण का मान चेंज हुआ तो इन समीकरण को अपन यूज नहीं कर सकेंगे। पहली कंडीशन तो ये है। ये कहाँ पे लगेंगे, वहीं पे लगेंगे कि जहाँ त्वरण का मान कैसा हो, समान हो, त्वरण क्या हो, एक समान त्वरण हो, मतलब त्वरण का परिमाण और दिशा होती है, त्वरण सदिश राशि होती है,
तो कहने का मतलब ये हो गया कि त्वरण का परिमाण और दिशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए त्वरण के, तब तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक समान त्वरण बोलेंगे। तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, लागू करेगा। पहली बात तो ये देखनी। अगर मान लो ये तो अपना 1D के अंदर हुआ कि एक स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल चल रहा था। अगर मान लो अपन किसी पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं या ऊपर से छोड़ते हैं, ऊपर किसी पार्टिकल को अपन फेंकते हैं या फिर पार्टिकल को अपन क्या करेंगे, ऊपर से छोड़ते हैं, तो उस कंडीशंस के लिए अपन को भी क्या चाहिए, इक्वेशन से चाहिए। तो उन इक्वेशंस को भी अपन देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना, कैसी कैसी इक्वेशंस बनेगी, कैसे बनेगी, जो भी होगा। देखो भाई, इसमें नेक्स्ट पेज पे चलता हूं मैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमेशा ही त्वरण की डायरेक्शन है, जैसे अपना गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, यहाँ अपन ए को त्वरण बोलते हैं, वहां अपना अर्थ का ग्रेविटेशनल आएगा। तो उस ग्रेविटेशनल को हमेशा ही ऑलवेज डाउनवर्ड मान के चलना है, ठीक है। मतलब गुरुत्वीय त्वरण की बात कर लेता हूं मैं, हेडिंग लगा लेते हैं, छोटी सी हेडिंग पढ़ ही लेते हैं, ठीक है भाई। तो हेडिंग अपना ये है, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति, ये अपना है भाई टॉपिक, गुरुत्वीय त्वरण की अधीन गति, ठीक है। ग्रेविटी के अंदर कोई अगर बॉडी चल रहा हो तो अपन को क्या देखना है, कैसे देखना है, उस चीज के लिए अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आपसे। तो पहली बात तो ये देखना है कि जब भी ग्रेविटी के अंदर पढ़ना है तो त्वरण को ऑलवेज डाउनवर्ड मान के चलना है भाई। त्वरण की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ऑलवेज डाउनवर्ड होनी चाहिए, मतलब त्वरण हमेशा ही नीचे की ओर होना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान रखने की है। तो पहली बात तो ये हो गई कि देखो दो चीजें हैं, मैं बता देता हूं। जैसे अपन ये कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं, अपन अगर ऐसे कोई कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास के अंदर। अगर मान लो ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, जिसमें तुम इसको x मान लेते हो, इधर y मान लेते हो, इधर इसको x डैश बोलते हो और इधर इसको क्या मानते हो, y डैश। यहाँ तुम इसको ओरिजिन मान के चलते हो कि अपन जो भी दूरी मेजरमेंट करते हैं वो इस पॉइंट के सापेक्ष करते हैं 0,0, ठीक है। तो तुम ऐसा मानते होंगे कि इधर जो चलते हैं, इधर वाली दूरी, यहाँ से इधर चलूंगा तो मैं पॉजिटिव दूरी लूंगा और यहाँ से इधर चलूंगा तो मैं इसको नेगेटिव लूंगा, इसके ऊपर चलूंगा तो दूरी सारी कैसे लूंगा, पॉजिटिव लूंगा, और इसके नीचे चलूंगा तो दूरी सारी कैसे लूंगा, नेगेटिव लूंगा। ऐसे तुम मान के चलते हो, ठीक है। ऐसा ही अपन ये मानते हैं कि अपन क्या करते हैं, जो भी रेफरेंस पॉइंट मानेंगे जहां अपन होंगे उसके ऊपर की ओर अगर कोई भी दूरी मापित करेंगे, उसके ऊपर की ओर अगर दूरी का मापन करेंगे तो अपन दूरी कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अपन दूरी कैसे लेंगे, पॉजिटिव। अगर अपन यहाँ हैं, अपन नीचे की बात करेंगे तो दूरी कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है ना। मैं जैसे अपन कोई पार्टिकल को ऊपर फेंकेंगे, नीचे डालेंगे, उसकी बात कर रहा हूँ। तो अपन जहाँ होंगे उसको अपन रेफरेंस मानेंगे अपने को। अगर अपन से ऊपर जा रही है बॉडी, ऊपर फेंक रहे हैं तो ऊपर वाली पोजीशन पॉजिटिव होगी। अगर अपन ऊपर हैं, ऊपर से बॉडी को छोड़ रहे हैं तो बॉडी नीचे जाएगी, तो अपन से नीचे जा रही है, रेफरेंस पॉइंट से नीचे जा रही है, तो उस कंडीशन में अपन जो भी डिस्टेंस होगा उसको अपन नेगेटिव लेके चलते हैं। अपन क्या करेंगे, उसको नेगेटिव मान के चलते हैं, ठीक है भाई। ये चीजें हो गई। अगर और दूसरी चीज ये मानने की है कि जो अपन यहाँ त्वरण मानेंगे, त्वरण की डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड मानते हैं भाई। त्वरण की डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड, मतलब a इक्वल टू कितना, -g यूज करना है ऑलवेज। a इक्वल टू कितना, -g, g को बोलते हैं अपन गुरुत्वीय त्वरण, जिसका अगर जो मान लिखना चाहें अपन तो मान होता है, एग्जैक्ट मान इसका होता है 9.8 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। एग्जैक्ट वैल्यू तो ये होती है, बल्कि अपन जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें इसको अप्रोक्सीमेट अपन 10 लिखा भी मिल सकता है। अपन कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए अपन इसकी वैल्यू को 10 भी ले लेते हैं, ठीक है। इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 9.8 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, और अपन कैलकुलेशन शॉर्ट बनाने के लिए उसको कितना ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। अगर सीजीएस में बात करूं तो यही वैल्यू होती है 980 सेंटीमीटर बटा कितना, सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है ना। उससे अपन को कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा, जो भी होगा 100 हो, ठीक है, 1000 हो जाएगा। आपको एक चीज तो अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि गुरुत्वीय त्वरण की दिशा हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर, नीचे की ओर होती है, डाउनवर्ड, और उसको हमेशा अपन को कितना लेना है, -g लेना है। हमेशा के लिए कितना लेना है, -g, मतलब a वेक्टर इक्वल टू कितना लेना है अपन को,
माइनस जी लेना है। ए वेक्टर इक्वल टू कितना लेना है अपन को, ऑलवेज माइनस जी लेके चलना है। अब देखो भाई, अगर मैं किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकता हूं, फर्स्ट केस की बात कर लेता हूं, यदि वस्तु को धरातल से ऊपर की ओर फेंका जाए, यदि वस्तु को धरातल से मतलब पृथ्वी से, ठीक है, मतलब धरातल मतलब पृथ्वी भाई, यदि वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊपर की ओर फेंका जाता है भाई, वस्तु को अपन क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर की ओर फेंका जाता है भाई। अगर अपन वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो मतलब अपने साथ कंडीशन कुछ ऐसी बनने वाली है, अपने साथ कंडीशन कुछ ऐसे बनने वाली है कि ये अपनी पृथ्वी है, अपन यहाँ खड़े हुए हैं भाई, ये अपनी पृथ्वी है, धरातल है, ये अपनी पृथ्वी है, ये अपना धरातल है, अपन यहाँ हैं। अपन ने क्या किया कि यहाँ अपन खड़े हुए थे, ऐसे ऐसे अपन खड़े हुए हैं, अपने हाथ में कोई बॉल थी, कुछ भी हो सकता है, अपन ने उसको ऐसे करके हाथ में लिया और सीधा ऊपर की ओर फेंक दिया, ऐसे सीधा कहाँ फेंक दिया, ऊपर की ओर फेंक दिया। बॉल कहाँ जा रही है, पत्थर कहाँ जा रहा है, ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रहा है। अब इसका जो जी होगा वो ऑलवेज डाउनवर्ड, तो ए इक्वल टू कितना, माइनस जी यूज करना है ऑलवेज। जी के मान में तो कोई दिक्कत नहीं है, जी हमेशा नीचे की ओर ही लगेगा, जो मैंने डायरेक्शन दिखा दी, ठीक है। और यहाँ अपन इसको रेफरेंस मान लेते हैं कि ये अपना क्या है, अपन यहाँ है तो अपन इसको रेफरेंस मान लेते हैं 0,0। अब ये ऊपर की ओर जा रही है तो इस वाले केस के लिए जो भी मैं यहां से हाइट मेजर करूंगा वो पॉजिटिव हो जाएगी, वेलोसिटी ऊपर की ओर पॉजिटिव हो जाएगी, वो सब चीजें क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक है। तो उस वाले समीकरण के लिए अगर मैं फर्स्ट समीकरण की बात करूं, पहला समीकरण अपन ने कैसा लिखा था वो देख लेते हैं। अपन ने फर्स्ट समीकरण कुछ ऐसे लिखा था, बी वेक्टर इक्वल टू कितना, यू वेक्टर प्लस कितना, ए टी वेक्टर। ये देखना भाई, अगर ऊपर वाले केस की बात करूं तो अपने पास यहाँ क्या आएगा, वेक्टर ये एक ही डायरेक्शन हमेशा नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। ऊपर वाले केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर वाले केस में कितना हो जाएगा, वी वेक्टर इक्वल टू यू वेक्टर, और ये कितना बन जाएगा, ए टी बन जाएगा। एक ही जगह क्या आएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी कैसी आ जाएगी, ऊपर की ओर जा रही है तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। वेलोसिटी क्या आ जाएगी भाई, पॉजिटिव आ जाएगी। तो वेलोसिटी पॉजिटिव, वी की जगह वी रख दिया ऐसे की ऐसी, यू की जगह भी क्या रख दिया यू, और ए की जगह कितना हो गया जी, और ये बन गया कितना टी। तो इक्वेशंस पहली ऐसी बनेगी अपने पास, इक्वेशंस कैसी बनेगी, पहली ऐसी बनेगी भाई, ठीक है। ऊपर वाले केस के लिए यहां से मैंने ऊपर फेंका, यहां से रेफरेंस मान लिया, ऊपर की ओर जा रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ इक्वेशंस ऐसा बनेगा, पहला वाला इक्वेशंस ऐसा बनेगा। सेकंड वाले इक्वेशंस की बात करूं, वो अपना एस वेक्टर इक्वल टू कितना था, यू टी, मतलब यू वेक्टर टी प्लस कितना हाफ, और ये कितना था ए वेक्टर टी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब जो एस वेक्टर होता था वो एच वेक्टर, मतलब हाइट कितना डिस्प्लेस किया उसने, ठीक है। तो ऊपर वाला कितना एस बताओ, पॉजिटिव, तो मैंने पॉजिटिव रखा एस वेक्टर, यू भी कितना पॉजिटिव, टाइम तो पॉजिटिव रहने वाला है, माइनस कितना बन जाएगा हाफ, और ये बन जाएगा जी वेक्टर कितना टी स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगा ऊपर वाले केस के लिए। ऊपर वाले केस के लिए क्या बन जाएगा, सेकंड इक्वेशन बन जाएगा। अगर थर्ड की बात करूं मैं, थर्ड के लिए, थर्ड वाला केस कैसा था बताओ, वी स्क्वायर इक्वल टू कितना यू स्क्वायर प्लस कितना 2as। ऊपर दूरी कैसी पॉजिटिव, ऊपर दूरी कैसी पॉजिटिव, वेग पॉजिटिव, यू स्क्वायर पॉजिटिव, ठीक है। इधर बन गया कितना यू स्क्वायर, माइनस कितना बन जाएगा 2, और ये बन जाएगा कितना जी वेक्टर, और ये बन जाएगा एस वेक्टर बन जाएगा। क्यों, अपन को जी ऑलवेज डाउनवर्ड लेना है तो इसकी डायरेक्शन क्या माइनस है। बाकी यहाँ से अपन ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर जो भी होगा सब कुछ क्या होगा पॉजिटिव। यहाँ से अपन ने पार्टिकल को फेंका, वेलोसिटी दी तो वेलोसिटी पॉजिटिव। ऊपर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इसके ऊपर, तो ऊपर की दूरी सारी कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, जबकि नीचे की दूरी कैसी होती है, नेगेटिव होता है। तो जब भी अपन पार्टिकल को धरातल से पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो अपन ये वाली इक्वेशंस यूज करेंगे। या फिर अब आप कोई भी इक्वेशंस याद नहीं रहे तो अपन डायरेक्ट एट इंस्टेंट उसी टाइम पे अपन ये सब चीजें वहां इंप्लीमेंट कर देंगे, तो वहां से ये इक्वेशन ही बन के आएगी, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरा बताना एक काम था तो मैं बता रहा हूं आपको। अगर इसी में मैं नेक्स्ट बात करता हूं कि पार्टिकल को अगर ऊपर से नीचे छोड़ा जाए तब क्या कंडीशन होगी भाई। अगर पार्टिकल को ऊपर से नीचे छोड़ा जाए, ठीक है भाई, तो देखो उस वाले केस की बात कर लेता हूं मैं। सेकंड केस, यदि किसी ऊंचाई से
किसी ऊंचाई से कण को छोड़ा जाता है, ठीक है, मतलब किसी ऊंचाई से कण को छोड़ा जाता है, या बोल सकते हो फेंका जाता है, या बोल सकते हो या पृथ्वी की ओर फेंका जाता है, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो किसी ऊंचाई से, किसी ऊंचाई से, किसी ऊंचाई से कण को पृथ्वी की ओर फेंका जाता है, पृथ्वी की ओर फेंका जाता है। भाई दोनों एक ही चीज हैं, ठीक है ना, मतलब मैं किसी एच हाइट पे बैठा हूं और पार्टिकल को नीचे फेंक रहा हूं, ये वाली कंडीशंस है। देखो कुछ ऐसा बनेगा अपने साथ कुछ ऐसा बनेगा कि ये अपनी धरती है ना, धरातल जो भी बोलते हो, पृथ्वी बोलते हो जिसको, ये पृथ्वी, और मैं किसी एच हाइट पे बैठा हूं यहाँ किसी मीनार पे, भी मान सकते हो आप, मीनार मान सकते हो, दीवार मान सकते हो, इस मीनार पे बैठा हूं यहाँ पे आराम से, और मैंने क्या किया, मेरे हाथ में कोई बॉल हो सकती है, कोई भी हो सकती है, मैंने उसको नीचे की ओर फेंक दिया ऐसे, नीचे की ओर फेंक दिया ऐसे। अब जो बॉल है उस पे ग्रेविटी तो ऑलवेज डाउनवर्ड, ग्रेविटी तो कितना, ए वेक्टर इक्वल टू कितना, इसको तो हमेशा ही माइनस जी लेना है, ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड, ठीक है भाई, पहली बात हो गई। अब अगर मैं यहाँ बैठा हूं तो मैं यहाँ हूं, तो वहीं मैं क्या मान लूंगा, रेफरेंस पॉइंट मान लूंगा, मेरा संदर्भ बिंदु मान लूंगा कि मैं यहाँ हूं, तो मैं इसको संदर्भ बिंदु मानता हूं। अब अगर ये बॉल या पत्थर जो भी है जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जितनी वेलोसिटी से आएगा, वो सब वेलोसिटी सब कुछ क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, वो सब क्या हो जाएगी, इसमें नेगेटिव हो जाएगी। क्यों, मैं रेफरेंस यहाँ माना है, रेफरेंस से नीचे की ओर जा रहा हूँ, तो नीचे की दूरी सारी जो भी वेग वेलोसिटी की हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो मैं पहला समीकरण की बात करता हूँ। फर्स्ट समीकरण अपन ने पढ़ा था v वेक्टर इक्वल टू कितना, u वेक्टर प्लस कितना, a वेक्टर t, ठीक है भाई। अगर मैं ये इंप्लीमेंट करता हूँ इसके अंदर कि मैं किसी h हाइट से पार्टिकल को छोड़ रहा हूँ, उस वाले केस में लिख रहा हूँ, ये मैंने नीचे से ऊपर फेंका था, उस वाले केस की बात। वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, ये हो गई नेगेटिव भाई। इनिशियल वेलोसिटी भी कैसी, नेगेटिव, और ये तो g हो ही जाएगा नेगेटिव, और ये t, सब में से नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा कितना, v वेक्टर इक्वल टू कितना, u वेक्टर प्लस कितना, g वेक्टर इंटू टी, ये अपना पहला समीकरण बनेगा उस वाले केस में जब अपन पार्टिकल को वेलोसिटी से ऊपर से नीचे छोड़ेंगे, और ये बन रहा था नीचे से ऊपर वाले केस के लिए, ठीक है। तो आपको ये नहीं कि आपको इनको लर्न रखना है, मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे चीजें चेंज होती हैं, कैसे कैसे होंगी। जब भी अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो अपन को इक्वेशंस यही ध्यान रखना है, अपन उसी इंस्टेंट पे अपन मान लेंगे कि अपन कहाँ हैं, एच हाइट पे नीचे हैं या ऊपर से फेंक रहे हैं, उसी इंस्टेंट पे ये सारी वैल्यूज के अंदर रख देंगे, कौन प्लस होता है कौन माइनस होता है, और ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड होती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सेकंड इक्वेशंस की बात करूं मैं, सेकंड इक्वेशंस अपने पास था एस वेक्टर इक्वल टू कितना, यू वेक्टर टी प्लस कितना, हाफ ए वेक्टर कितना भाई, टी स्क्वायर, ए वेक्टर कितना, टी स्क्वायर, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब इसमें इंप्लीमेंट करता हूं मैं, तो मैं यहाँ बैठा हूँ या रेफरेंस माना हूं, तो नीचे जो भी डिस्टेंस होगी, विस्थापन होगा, वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसकी जगह बन जाएगा माइनस एस वेक्टर, और ये बन जाएगा इनिशियल वेग के कारण यू टी, हाँ भाई देखो अपन सेकंड इक्वेशंस की बात कर रहे थे, तो ये अपनी क्या निकल के आती है, सेकंड इक्वेशन से निकल के आते हैं कि एस वेक्टर इक्वल टू कितना, यहाँ बन जाएगा यू वेक्टर टी प्लस कितना, हाफ जी टी स्क्वायर बन जाएगा, कब, ऊपर वाले केस में, ऊपर से अपन कहाँ फेंक रहे हैं, नीचे, और ये कब था, नीचे से अपन कहाँ फेंक रहे थे, ऊपर। तीसरे वाले इक्वेशंस की बात कर लेता हूँ, अपने पास तीसरा इक्वेशन था वी स्क्वायर इक्वल टू कितना, यू स्क्वायर और प्लस कितना, 2a वेक्टर एस वेक्टर था, ठीक है भाई। अगर जब मैं ऊपर से नीचे आऊं तो वेलोसिटी नेगेटिव, इनिशियल वेग भी नेगेटिव, ए भी नेगेटिव, एस भी नेगेटिव, मतलब वी का स्क्वायर करूंगा तो ये तो पॉजिटिव मिलेगा, ऐसे लिख दूं मैं, वी स्क्वायर इक्वल टू कितना, माइनस यू का स्क्वायर प्लस कितना 2, इसकी जगह माइनस जी,
और इसकी जगह माइनस एस वेक्टर बन जाएगा। तो ये बनेगा कितना, वी स्क्वायर इक्वल टू कितना, यू स्क्वायर प्लस कितना 2GS। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने कभी रटे ही होंगे भाई, डायरेक्ट टीचर ने बोला होगा रट लो इनको, ऊपर वाले केस के लिए, डाउनवर्ड केस के लिए, सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं तो यही बताना चाहूँगा कि अपन को इन चीज़ों को सबको याद नहीं रखना है। मैंने तो ये बता दिया चीज़ें कैसे चेंज होंगी, वो सब चीज़ें इसलिए बताया है। अपन को ओनली यही क्वेश्चन से ध्यान रखनी है जो 1D मोशन के लिए होती हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल टू प्लस 2as। और इसमें भी ये चीज़ ध्यान रखनी है कि s विस्थापन होता है, और ये s विस्थापन x माइनस एक्स नॉट होता है। जब पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन x नॉट हो और टाइम t पे पोजीशन x आ जाए तो उसको x माइनस एक्स नॉट लिखते हैं, ठीक है भाई। तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी है ना, गुरुत्व अधीन गति। ये अपन जब प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से काम आने वाला है अपने, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, अपन क्वेश्चंस करेंगे। अभी अपना एक टॉपिक और बचा है, उस टॉपिक की तरफ चलते हैं अपन, ठीक है। और अपना वो टॉपिक है रिलेटिव मोशन का आपेक्षिक गति या आपेक्षिक वेग बोलते हो आप, ठीक है। तो अपने पास लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और इसको बोलते हैं अपन आपेक्षिक गति बोल सकते हो, आपेक्षिक वेग बोल सकते हो, ठीक है। आपेक्षिक गति बोल सकते हो, है ना। और आपेक्षिक जो गति होती है किसके कारण, आपेक्षिक वेग के कारण होती है, ठीक है। आपेक्षिक गति क्या होती है कि कोई भी वस्तु की जो गति होती है वो अपन दूसरी वस्तु के सापेक्ष निकालते हैं, ठीक है। दो वस्तु की जो गति है उनमें जो डिफरेंस है, कम है ज़्यादा है, वो अपन क्या देखते हैं। एक गाड़ी ज़्यादा तेज चल रही है, कम चल रही है, वो अपन क्या देखते हैं, दूसरे के सापेक्ष उसकी तुलना करते हैं, और वो जो तुलना है उसकी मोशन का, उसी को अपन क्या बोलते हैं, आपेक्षिक गति बोलते हैं। और उनकी अगर वेलोसिटी का कंपेयर करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे अपन, आपेक्षिक वेग बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, आपेक्षिक वेग बोलेंगे, ठीक है। तो अपन ये मानते हैं, अपन ने ये माना कि माना, लिख देता हूं भाई, देखना, माना दो कण कैपिटल ए तथा कैपिटल बी हैं, कैपिटल ए तथा कैपिटल बी हैं, ठीक है। किसी टाइम, किसी समय t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर उनकी जो स्थिति है वो एक की एक्स ए लिख दी और इधर लगा दिया 0, तथा दूसरे की जो स्थिति एक्स बी और वो भी लिख दिया मैंने 0, मतलब 0 पे उनकी पोजीशन, ठीक है। यदि उनके वेग भी मान लेता हूं, यदि उनके वेग, ठीक है, क्रमशः, यदि उनके वेग क्रमशः बी ए वेक्टर तथा वी बी वेक्टर हैं, के वेग क्रमशः बी ए वेक्टर तथा वी बी वेक्टर हैं, तब किसी समय स्मॉल टी, तब किसी समय स्मॉल टी पर उनकी स्थितियां भाई कितनी हो जाएगी, एक्स ए टी तथा एक्स बी टी हो जाती हैं भाई। टाइम टी के बाद वहां चला जाएगा वो, एक्स ए टी तथा एक्स बी टी हो जाती हैं। तो मैं ये लिख सकता हूं भाई, अतः मान लो टी टाइम के बाद एक्स ए टी, तो ये कहाँ था पहले, एक्स ए 0 पे था, और टी टाइम के बाद अगर वेलोसिटी वी ए है तो कहाँ पहुंच जाएगा वो, वी ए टी पे पहुंच जाएगा। ये कोई नंबर एक। इसी प्रकार अगर मैं एक्स बी टी की बात करूं, एक्स बी टी, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स बी 0 प्लस कितना, ये बन जाएगा कितना, बी बी टी बन जाएगा नंबर कितना, 2, ठीक है भाई। अगर मैं इनकी पोजीशन का डिफरेंस लूं तो इनको बोलते हैं आपेक्षिक स्थितियां बोलते हैं। आपेक्षिक क्या बोलेंगे, स्थितियां बोलते हैं, ठीक है। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर भाई, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, मैंने समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दिया भाई, तो समीकरण क्या बनेगा, इधर बनेगा अपना एक्स बी टी और माइनस कितना एक्स ए टी, और ये बन जाएगा कितना एक्स बी 0 माइनस कितना एक्स ए 0,
प्लस कितना बनेगा भाई यहाँ पे, ये बनेगा कितना बी बी टी माइनस कितना बी ए वेक्टर टी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से और देखना चाहूँ तो ये बनेगा एक्स बी टी माइनस कितना एक्स ए टी इक्वल टू कितना बन जाएगा एक्स बी जीरो माइनस कितना एक्स ए जीरो और प्लस बन जाएगा यहाँ पे, ये बनेगा कितना बी बी वेक्टर माइनस कितना वी ए वेक्टर इंटू कितना टी। इसको बोलते हैं भाई आपेक्षिक स्थिति में परिवर्तन। ये क्या हो जाएगा, आपेक्षिक स्थितियां, उनकी आपेक्षिक स्थितियां। और आपेक्षिक स्थितियां कैसी हो जाएंगी भाई, ये हो गई एक्स बी टी माइनस कितना एक्स ए टी, और इसको बोलते हैं बी के ए के सापेक्ष बी की स्थिति बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं इसको, ए के सापेक्ष बी की स्थिति, बी की स्थिति बोलते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई एक्स बी ए, ये कितना हो जाएगा एक्स बी वेक्टर माइनस कितना एक्स ए वेक्टर बन जाएगा। मतलब बी वाली पोजीशन में से अपन ए वाली पोजीशन को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी प्रकार ये क्या आई वेलोसिटी, इसको बोलते हैं अपन आपेक्षिक वेग, इसको बोलते हैं अपन आपेक्षिक वेग। आपेक्षिक वेग कितना भाई बी बी वेक्टर और माइनस कितना अपना बी ए वेक्टर, और इसी को अपन ऐसे भी ले सकते हैं बी बी ए वेक्टर, और वी बी ए वेक्टर होता है बी बी वेक्टर माइनस कितना बी ए वेक्टर। इसको बोलते हैं बी का ए के सापेक्ष वेग, बी का ए के सापेक्ष वेग बोलते हैं। बी का क्या बोलते हैं भाई, ए के सापेक्ष वेग। इसी को अगर आगे देखना चाहें अपन, ठीक है, तो इसको देखो और अपन देखते हैं भाई, बी को ए के सापेक्ष वेग बोलेंगे। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं बी ए बी, बी ए बी, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं बी ए वेक्टर माइनस कितना वी बी वेक्टर, और इसको बोलूंगा ए का बी के सापेक्ष सापेक्ष वेग या सापेक्षी वेग, ए का बी के सापेक्ष वेग, ए का बी के सापेक्ष वेग हो गया। ठीक है, अगर दोनों को अपन देखें, इधर से एक वी ए बी बना और इधर से कितना माइनस कितना बन जाएगा वी बी ए बन जाएगा। अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकालूं वी ए बी, तो माइनस कॉमन निकालूंगा तो वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस कितने माइनस वी बी ए। तो ये क्या होता है, मतलब ये जो वेग आएगा एक दूसरे के क्या होता है अपोजिट होता है। परिमाण लूं तो परिमाण में क्या होता है समान होता है। परिमाण लेने पर भाई, परिमाण लेने पर अगर मैं बात करूं तो ये बन जाएगा कितना बी बी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बी, और ये बन जाएगा कितना ए बी बन जाएगा। मतलब परिमाण तो समान है लेकिन वेलोसिटी क्या होगी एक दूसरे के अपोजिट होगी। वेलोसिटी क्या होगी भाई एक दूसरे के अपोजिट होगी। ये अपना सेकंड वाला चैप्टर था। अब इसमें कुछ ग्राफ और हैं, जैसे अपन को स्थिति समय की ग्राफ पढ़ने हैं, वेलोसिटी टाइम की ग्राफ पढ़ने हैं। ठीक है, एक समान वेग का कैसा आएगा, असमान वेग का कैसा आएगा। ठीक है, और फिर त्वरण टाइम के ग्राफ पढ़ने हैं, एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालेंगे, वो किस चीज़ को दिखाएगा, विस्थापन को दिखाएगा, वेलोसिटी को दिखाएगा, इस टाइप से जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए आज इतना ही करते हैं, है ना। तो बाकी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करवाओ, है ना। और अच्छा कंटेंट है तो कमेंट्स के अंदर बताओ कि चीज़ें अच्छी हैं। और अगर कुछ और भी आपका कुछ हो, कोई टॉपिक जो समझ में नहीं आया तो उसको बताया करो भाई कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, आज के लिए इतना ही भाई।